हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का क्रम आगे बढ़ाते हुए भाग 12 में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भाग 11 तक चर्चा कर चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है एक बार जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आपका यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो, इसके किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके हिंदी के मूल्यांकन के लिए ये बेस्ट सीरीज़ है। और यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपका हिंदी में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आप हिंदी में अच्छा स्कोर करने में सक्षम होंगे और आप एक बेहतर प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं या और भी पार्ट आप देखते हैं और उसके बाद आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न आज की क्लास का ये रहा, सिंपल सा प्रश्न है। पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक पश्च स्वर है? विकल्प हैं ई, अ, ए, उ। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमारी वर्णमाला में जीव प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, इसके अलावा मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस स्वर के उच्चारण में आपके जीभ का अगला हिस्सा लगता है वह अग्र स्वर, अगर मध्य हिस्सा लगता है तो मध्य स्वर, और पश्च यानी कि पीछे का हिस्सा प्रयोग होता है तो उसको हम पश्च स्वर बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो अग्र स्वर हैं, अग्र स्वर में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ई, ए, आई। ठीक है, इसके अलावा मध्य में दोस्तों आता है केवल अ। ठीक है, और बाकी जितने भी स्वर बचते हैं ये सारे के सारे हो जाते हैं दोस्तों पश्च में आ जाते हैं सारे के सारे स्वर। अग्र में हमने देखा ई, ए, आई, आप इसको रट लीजिए। अग्र में ई, ए, आई, और मध्य में है दोस्तों अ, और बाकी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे आएंगे फिर पश्च स्वर में। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे पश्च स्वर की ही बात कर रहा है, तो ई की बात करें हम तो ये एक अग्र स्वर है, आ की बात करें तो ये मध्य स्वर है, और ए की बात करते हैं तो ये भी अग्र स्वर ही है। यहाँ पे जो ऊ है दोस्तों ये फिर अपने आप में क्या हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है विकल्प डी, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प हैं अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम या फिर हंस पद। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये होगा दोस्तों विकल्प सी। ठीक है, अगर हम किसी भी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 उपाधियों की बात करते हैं, 2 उपाधियों को एक साथ में लिखते हैं तो वहाँ पे हम किसका करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है वी, ए और एम ए हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे अर्धविराम। ठीक है, एम ए। ठीक है, बी ए एम ए, या फिर इसके बाद हम लिखना है बी कॉम लिखना है तो ये अर्ध विराम का ये चिन्ह है। अल्प विराम में केवल ये आता है। इसके अलावा अगर हम अर्ध विराम की बात करते हैं तो ये तब भी यूज होता है दोस्तों जब क्या होगा, जब कोई 2 वाक्य जो हैं वो और से नहीं जोड़े जा सकते हों। क्या ध्यान रखना है कि जब कोई 2 उपवाक्य और से नहीं जोड़े जा सकते वहाँ पे भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे कि मैं वाक्य लिखूँ एक, कल रविवार है। ठीक है, रविवार है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं? कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे। अब इसको ये बीच में टूटे हुए हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूमने चलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, और नहीं लगा सकते। कल रविवार है और छुट्टी का दिन है और घूमने चलेंगे, यहाँ पे हम और नहीं लगा सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं दोस्तों? अर्धविराम लगा देंगे। जैसे कल रविवार है, अर्धविराम, छुट्टी का दिन है, अर्धविराम, और कल घूमने चलेंगे, उसके बाद तो फिर पूर्ण विराम ही आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही ऐसे उपवाक्यों के बीच भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है जिनको हम और से नहीं जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है दोस्तों, अक्षर वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है?
विकल्प आपको देखने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो सिंपल सा ये है, यहाँ पे दोस्तों ये है विकल्प वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प वी। जो अक्षर है वो इस प्रकार से बनता है। आपको पता है कि हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। एक तो ये अक्षर हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? त्र हो गया, ज्ञा हो गया और श्रा हो गया, ठीक है। ये अलग अलग 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे त्र की बात करते हैं तो त्र बनता है, ऐसे बनेगा त्र, इसके योग से बना है। ज्ञा की बात करें तो ये ज प्लस यहाँ से बनता है, हलंत के साथ है। और अगर हम बात करें स्रा की तो स्रा बनता है दोस्तों प्लस रा से, ठीक है। और अक्षर हमने देख लिया, तो इनको ध्यान रखिए। अभी पटवारी के पेपर में ये पूछा गया था, शायद ये वाला आया था। तो इसी प्रकार इन चारों का आप ध्यान रखिए। 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनको आप याद रखते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है यहाँ पे, सिंधु किस भाषा का शब्द है? विकल्प आपके पास हैं फारसी, अरबी, संस्कृत, पुर्तगाली। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? विकल्प सी। जो सिंधु है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर मैं इसके अलावा पुर्तगाली भाषा की बात करूँ तो पुर्तगाली के जो बार बार पूछे जाते हैं, एक आता है गमला, ठीक है, गमला हो गया। इसके अलावा आलू हो गया, आलू। इसके अलावा पतलून। ये दोस्तों कुछ हैं जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा फारसी, आपको पता ही है कि फारसी में आपका एक आता है सरदार, सरदार और सरकार, ठीक है। और अरबी की बात करें तो अरबी में बहुत सारे आते हैं। मुहावरा हो गया एक, ठीक है, वकील हो गया। तो और भी सारे हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जिनको आप याद करते हुए चलिए। ये इनमें से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अब हिंदी जो है वो 25 नंबर की है कनिष्ठ सहायक के पेपर में, ठीक है। तो हिंदी ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो हिंदी में आपको लगभग 21-22 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, सुमित्रा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? विकल्प हैं सु, त्रा, इत्रा, आ। इससे मुझे पता है कि हर कोई इसको शायद नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसके आंसर से पहले हम इसको तोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये सु, इसको पूरा ही तोड़ देते हैं। अगर हम इसको पूरा तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे? सा, हलंत, उ प्लस मा प्लस ई प्लस त्रा लगा हुआ है। तो त्रा हमने क्या देखा कि त्रा जो है अपने आप में एक संयुक्त व्यंजन है, वो इस प्रकार बनता है। और प्लस है दोस्तों आ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सुमित्र, सुमित्र तक तो यहाँ पे बन रही है बात। उसके बाद जो इसमें प्रत्यय है दोस्तों, ये है दोस्तों आ प्रत्यय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है जो सुमित्रा में प्रत्यय है, ये क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से शब्दों को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक तो आपका जब एक वर्तने वाला शब्द भी आता है कि उनको क्रम में लगाइए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा और आप प्रत्यय और उपसर्ग को भी आराम से पहचान पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? विकल्प डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और छठा प्रश्न आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। विकल्प नाक, दूध वाला, लंबोदर और या फिर घुड़सवार। तो हमने 3 प्रकार के शब्द देखे हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विकल्प ए इसका आंसर है। और नाक का अगर आप तोड़ेंगे तो ना प्लस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनको अगर आप तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार है दोस्तों रूढ़ शब्द यही है। दूध वाला को तोड़ेंगे तो दूध वाला एक विशेष अर्थ निकालता है, जिसके जो दूध का काम करता है तो वो दूध वाला हो जाता है, ठीक है। दोनों के एक अपने अर्थ हैं। लंबोदर यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है, लंबा प्लस उदर हो गया है। तो लंबा है उदर यानी कि लंबा है पेट जिसका, तो ये गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये हो जाता है योग रूढ़ शब्द। और घुड़सवार भी घुड़ की सवारी करने वाला घुड़सवार हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक यौगिक शब्द हो गया है। इसका सही आंसर विकल्प ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, क्रोध शब्द किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों ये भी मुझे लगता है कि सभी इसका सही आंसर करेंगे। जिस भी शब्द से हमें किसी भाव का
यहाँ पे भाव का बोध होता है या भाव पैदा होता है किसी भी शब्द से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा दोस्तों वो हो जाती है। बुढ़ापा एक भाव पैदा करता है अपने आप में, मोटापा एक भाव है, बचपन एक भाव को पैदा करता है, क्रोध एक भाव है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में कारक क्या है, कर्ता, अपादान, करण, संप्रदान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प सी। मैंने आपको बताया कि जो करण कारक है, क्रिया किसके माध्यम से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, करण कारक उसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो खेल रहे हैं तो इसमें सहायक कौन है, क्रिया किसके ऊपर सहायक हो रखी है, गेंद से खेलते हैं, तो क्रिया करने में सहायक क्या है यहाँ पे, गेंद से। और कर्ता, करण की जो क्या है, विभक्ति क्या है करण की, ये यही है, से या फिर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करण। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। आज के क्वेश्चन इजी हैं, तो आप 20 में से एटलीस्ट 19 नंबर तो आपको लाने चाहिए, ठीक है। और अगर जिनके नहीं आ रहे हैं तो पिछले सारे पार्ट आप देखिए, आपके आने वाले पार्टों में फिर ये स्कोर धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। विकल्प हैं निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों जब हम स्वयं की बात करने लग जाते हैं तो वहाँ पे सर्वनाम दोस्तों क्या हो जाता है, निजवाचक हो जाता है। जब मैं यह काम खुद ही कर लूँगा, स्वयं ही कर लूँगा, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। पुरुषवाचक हमने इतनी बार देखी कि 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं यानी कि जो बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, अन्य पुरुष में जिसकी बात की जाए, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, मोटा आदमी आ रहा है, वाक्य में विशेषण का भेद बताइए। यहाँ पे आपको बताना है विशेषण। तो दोस्तों विकल्प हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। दोस्तों मोटा आदमी आ रहा है, इसमें जो विशेषण है ये है दोस्तों विकल्प वी, गुणवाचक विशेषण। आपको पता है कि विशेषण के 4 भेद हैं, ये चारों भेद यहाँ पे लिखे हुए हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। जो गुणवाचक विशेषण है दोस्तों, इसमें इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है ये। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, क्या ध्यान रखना है, गुण, दोष, इसके अलावा आकार, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। मोटा आदमी आ रहा है, यह उसका क्या है, गुण है, उसके आकार की बात हो रही है। अब इसको आप गुण दोष में भी ले सकते हैं, या तो आप भले में बोल रहे हो कि मोटा आदमी आ रहा है, या फिर आप उसके दोष के रूप में बोलते हो कि एक मोटा आदमी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, बाकी ये उसके आकार की बात है, तो इस प्रकार यहाँ पे गुणवाचक हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण में एक विशेषता और होती है कि इन शब्दों में या इन विशेषण शब्दों में अगर आपने सा प्रत्यय लगा दिया है, ठीक है, सा प्रत्यय लगा दिया है, तो वो हीनता का भाव फिर बोध कराते हैं, हीनता के भाव का भी बोध कराते हैं। जैसे एक पतला है तो ये पतला गुण हो गया किसी आदमी का, ठीक है। अगर हम बोले कोई पतला है तो पतला एक गुण हो गया। अगर आप उसको बोलने लगे कि कितना पतला सा है, तो पतला सा अगर आप जब बोलेंगे, सा लगा देंगे, तो एक हीनता का भाव उसमें पैदा हो रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब विशेषण या गुणवाचक विशेषण शब्दों में सा प्रत्यय लगाया जाता है तो उसके बाद एक हीनता का भाव भी पैदा होता है, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न 11 की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, समझना, सुनना, बैठना, बुलवाना। तो इसको आप करिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पे है कौन सा, बुलवाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के, इसमें मैंने पेज छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कोई कार्य स्वयं नहीं कर रहा है,
क्या कह रहा है कि कोई भी कार्य स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो दोस्तों वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। सिंपल है, जब कोई काम मैं खुद नहीं करूँगा, मैं किसी और को वही काम करने के लिए बोलूँगा, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हो जाता है, दो कर्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला कर्ता को हम क्या बोलते हैं, प्रेरक कर्ता। ठीक है, पहले कर्ता को हम बोलेंगे प्रेरक और दूसरे को हम बोलेंगे प्रेरित। ठीक है, प्रेरित कर्ता। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैंने सीता से पत्र लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने सीता से पत्र लिखवाया, तो जो ये लिखवाया है ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे प्रेरक कर्ता क्या हो गया दोस्तों, मैं हो गया, क्योंकि मैंने प्रेरित किया, तो मैं हो गया, मैंने हो गया क्या, प्रेरक कर्ता। और प्रेरित कौन हो गया मुझसे, सीता हो गई है, तो इसलिए दोस्तों ये हो जाएगी प्रेरित कर्ता में सीता। और लिखवाया एक प्रेरणार्थक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया की यही कहानी है, इसको आप ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। बढ़ेंगे 12वें प्रश्न में, और यहाँ पे पूछ रहा है, वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। विकल्प वह एक बाद आया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, वो क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण यहाँ पे जो है दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पे जो बाद है ये एक क्रिया विशेषण का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है। ठीक है, वह नहीं है, एक नहीं है, सप्ताह नहीं है, जो आया, आने से जस्ट पहले जो जिस शब्द का प्रयोग हुआ है ये उसका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाद क्रिया विशेषण हो जाएगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। पूछ रहा है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। विकल्प सरल, संयुक्त, मिश्र, संकेतवाचक। दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन को भी देख लेना कि रचना के आधार पर पूछ रहा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये अर्थ के आधार पर बोल देता तो उस केस में दोस्तों ये विकल्प डी हो जाता। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किसके आधार पर पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य हो और बाकी उपवाक्य उसी पर निर्भर हो, वहाँ पे दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन हो गई है कि यदि परिश्रम करोगे तो ही उत्तीर्ण हो पाओगे, नहीं तो नहीं होगे। इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर दोस्तों संकेतवाचक हो जाता है, और रचना के आधार पर देखेंगे तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मामला गड़बड़ हो गया है, और मैं फटाफट से ऊपर करता हूँ इसको ताकि आप आंसर ना देखें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन से प्रश्न में थे हम थे 12वें प्रश्न में, और ये हो गया, ये भी हमने कर लिया। हाँ, इसके बाद हम प्रेरणार्थक क्रिया भी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 13वें प्रश्न को भी हो गया है। 14वें प्रश्न में हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर मुझे लगता है आपने नहीं देखा होगा। प्रश्न नंबर 14, प्राणदाह के लिए अनेक शब्द हैं। विकल्प जीवन, चाहने वाली राह, प्राण देने का अभ्यास, प्राण देने वाली दवा, प्राण लेने वाली दवा। तो दोस्तों प्राणदाह के लिए जो एक शब्द है, या प्राणदाह किसके लिए कहा जाता है, तो प्राण देने वाली दवा को दोस्तों प्राणदाह बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। प्राणदाह मतलब प्राण देने वाली दवा। यहाँ पे इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, प्राण लेने वाली नहीं है, ये प्राण देने वाली दवाई है। ठीक है, या किसी भी दवाई से किसी के अगर प्राण बच जाते हैं तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, प्राणदाह हो जाएगी। सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में हम पहुंच चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प आंसू पीकर रह जाना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, क्या आंसर इसका हो जाएगा, इसका फटाफट से आंसर करिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। उसको हम बोलेंगे क्या, आंसू पीकर रह जाना। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन और फिर कन्फ्यूजन, क्योंकि जब ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पे एलिमिनेट करना टफ हो जाता है। तो इसलिए आप इनको याद करते हुए चलिए, आंसू पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप दुख को सह लेना। ठीक है,
प्रश्न नंबर 16 ये समास से प्रश्न है। पूछ रहा है नवरत्न में समास कौन सा है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो मैंने आपको बताया था कि जिस समास का पहला पद एक संख्या होती है और दूसरा पद कोई संज्ञा होती है, क्या संख्या, यहाँ पे ध्यान रखना, संख्या वाला बोल रहा हूँ मैं पहला और दूसरा मैं बोल रहा हूँ संज्ञा, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, द्विगु समास होता है और ये द्विगु समास का ही उदाहरण है। पहला शब्द यहाँ पे है नव और दूसरा शब्द यहाँ पे रत्न। रत्न एक संज्ञा होगी, नव एक क्या होगी, संख्यावाचक संज्ञा है। नव का मतलब यहाँ पे 9 से है, तो 9 रत्न अर्थात नवरत्न, और इस प्रकार यहाँ पे समास हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे और आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और आप साथ में लाइक का बटन आपने दबा लिया होगा, नहीं दबाया होगा तो आप वीडियो के अंत तक दबा ही लेंगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में और अगला प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वर्तनी वाला है, इसको आप देख के ही कर पाएंगे कौन सा इसमें सही है। फटाफट से इसका आंसर करिए। तो इसमें जो भी लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, उनको विकल्प डी के साथ जाना पड़ेगा। इसका आंसर है दोस्तों हिरण्यकशिपु, इसका शुद्ध वर्तनी है। हिरण्यकश्यप हम बोलते हैं, लेकिन अगर वर्तनी में ये प्रश्न कभी आपसे पूछा जाए हिंदी में तो वहाँ पे आपको करना पड़ेगा हिरण्यकशिपु, और ये यूकेपीएससी ने पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो इसको आप रट लीजिए, बार बार लिख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, लोकोक्ति यहाँ पे पूछा गया है, मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना, जबरदस्ती गले पड़ना, अनिच्छापूर्वक अतिथि सत्कार करना, दूसरों पर अपने विचार थोपना। तो ये तो मुझे लगता है कि आप बचपन से ही इसको सुनते हुए आ रहे हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मतलब ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति मत पैदा करो, यानी कि ज़बरदस्ती गले मत पड़ो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोल दिया आपको कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो बोल रहे हैं आपसे कि आप ज़बरदस्ती गले मत पड़िए, वहाँ से आप खिसकिए, ठीक है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है तृष्णा शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। तृष्णा का मतलब आप समझते हैं इच्छा, और इसका विलोम हो जाता है, विकल्प मैं बता देता हूँ, तृप्ति, लोभ, वितृष्णा। ये भी थोड़ा आसान नहीं है, इसको भी मैं टफ ही क्वेश्चन में लगाऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तृष्णा का विलोम हो जाता है वितृष्णा, ठीक है। तृष्णा का मतलब किसी चीज़ की कोई इच्छा रखना और वितृष्णा का मतलब कोई इच्छा ही नहीं रखना। तो इसको आप ध्यान रखिए, तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और आपके लिए एक घर के लिए भी प्रश्न है, तो उसको भी देखते हुए जाना और उसका आंसर भी आप करिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर, अभ्र। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करिए और उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर अब लगा लिया होगा आपने। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, विकल्प बी के साथ जो जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो व्योम, अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, अभ्र भी है। ये दोस्तों सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जो आते हैं, एक आता है नभ, गगन, तो हमने बचपन से ही पढ़ा है गगन, ठीक है। अंबर भी हमने पढ़ाई है। इसके अलावा जो आता है एक अनंत, ठीक है, अनंत हो गया। शून्य हो गया, शून्य भी आकाश का ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीयूष, तो पीयूष जो है दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। किसका, अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो और आते हैं इसके क्या आता है, एक आता है अमीय, ठीक है, अमीय। इसके अलावा सुधा, अमी, ये जो कुछ हैं ये किसके हैं, ये हैं आपके अमृत के। इसके अलावा एक और भी ध्यान रखना, मधु, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। और ये आज के 20 प्रश्न पे समाप्त हो रहे हैं। और आज के लिए घर के लिए जो प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगामी एग्जाम में कभी भी देखा जा सकता है। पूछ रहा है कुरु स्वाहा नामक रचना किसकी है। तो ये आपने कमेंट करना है दोस्तों और अपना डेडिकेशन दिखाना है। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके, लाइक करके
और सब्सक्राइब करके चैनल को अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों से भी इसको जोड़िए। ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका दिन प्रतिदिन हिंदी की जो परीक्षाएँ होने वाली है या आपके प्रश्न आप अटैम्प्ट करने वाले हैं वहाँ पे सुधार ही होगा। तो इसके साथ चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए और साथ ही मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और मैं क्या बोलूँ, बाकी आगामी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। धन्यवाद।